नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीजे क्लासेस में। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो आई है वो सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जो है 100वीं जन्म शताब्दी का महोत्सव मनाया जा रहा है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके नेतृत्व में ये जो है तेलंगाना में इसका शुभारंभ किया जा रहा है महोत्सव का। और 26 जून 2021 को श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को इनका निधन हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों, इसका उद्घाटन समारोह जो है 28 जून 2020 यानी कि रविवार आज के दिन शाम को सुबह 10:30 बजे स्थान पीवी ज्ञान भूमि नेकलेस रोड हैदराबाद में श्री के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अगली विशेष खबर, तो दूसरी खबर है, वायरस ने अमेरिका में आतिशबाजी इंडस्ट्री की चमक भी बुझाई। तो दोस्तों ये खबर देख लेते हैं। अमेरिका में 4 जुलाई को जो है अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस का समारोह है और इसके लिए जो है समारोह के शो में सैकड़ों ऑर्डर जो हैं वो इसी वायरस की वजह से कोरोना जो अभी बंदी चल रही है, पूरा सब कुछ बंद है और इसी कारण जो है समारोह में सैकड़ों ऑर्डर जो है रद्द हुए हैं। कंपनियों की सालाना आय में ऐसे शो की हिस्सेदारी लगभग आधी है, ठीक है ना। तो यही इसमें खास खबर है कि इसमें जो है अभी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है। आगे चलते हैं। अगली खबर, सुखद खबर इस समय भारत के लिए ये है कि अच्छे मानसून से खरीफ की बुआई इस समय दुगनी होने की पूरी आशा है। अच्छे मानसून के चलते जो है इस बार खरीफ की बुआई पिछले साल की तुलना में 104% की ज़्यादा हुई है और तिलहन से जुड़ी फसलों की बुआई का जो क्षेत्र है वो 525% तक बढ़ा है। तो दालों की बुआई में जो है 222% ज़्यादा हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक अच्छी खबर है, मानसून जल्दी आने से जो हमें राहत मिली है। अगली खबर है, दुनिया में कोरोना से 5 लाख मौतें हो चुकी है दोस्तों। मौतों की ये जो संख्या है 55 दिनों में दुगनी हो रही है और यानी 20 अगस्त तक ये जो आंकड़ा है ये लगभग 10 लाख तक हो सकता है। दुनिया में नए मरीज 2 माह में 50% बढ़े हैं, पर अच्छी बात यह है कि मौतों की बढ़ने की जो रफ्तार है वह थम चुकी है। इसी बारे में एक और खबर है, दुनिया में 76% मौतें सिर्फ 10 देशों में, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि इनमें से 8 देशों में मौतें घटी है, सिर्फ ब्राज़ील और भारत में बढ़ी हैं, ठीक है ना। तो भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है कि भारत और ब्राज़ील में ये जो है मौतें अभी बढ़ी हैं, ठीक है। इसमें से जो 1/4 मौतें हैं अकेले अमेरिका में हो रही है, ठीक है दोस्तों। और ये यहाँ पे जो है रेड किया है जहाँ पर कि मौतें बढ़ी है, ठीक है। और ये ब्राज़ील है, ये भारत है। भारत में अभी तक कुल मौतें जो है 16,088 हुई है और ब्राज़ील में ये 56,109 हुई है, जो कि कुल दुनिया का पूरा हिस्से में से 11.22% ब्राज़ील का है और भारत का 3.14% है, ठीक है ना। जबकि अमेरिका में ये जो अकेले जो है 1/4 से भी ज़्यादा यानी 25.53% हिस्सेदारी जो मौतों की है कोरोना से संबंधित जो है वो अकेले अमेरिका की है। और मरीजों की जो मृत्यु है वो अमेरिका में मृत्यु दर चल रही है इस समय 5%, जबकि ब्राज़ील में 4.38%, जबकि भारत में ये 3.09% है। यानी हर 100 कोरोना के संक्रमित पॉजिटिव में से 3 की मृत्यु भारत में हो रही है। और एशिया में जो है 22% मौतें जो है मरीज और मौतें जो है 10.6% ही है। और यूरोप में ये जो है मरीज 24% है, पर मौतें जो हैं 24% में मौतें जो है 38% हो चुकी है, ठीक है ना दोस्तों। तो भारत की बात की जाए तो भारत में जो है 86% मौतें सिर्फ 6 राज्यों में हुई है। सबसे ज़्यादा 45% अकेले महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। ये 45.34% अकेले महाराष्ट्र में है, जो कि लगभग 7,106 मौतें हुई हैं अकेले महाराष्ट्र में। और दिल्ली में ये जो है 2,492 मौतें हुई है, जो कि 15.9% बना रहा है। और बाकी राज्य जो हैं वो 13.7% है, जबकि गुजरात में ये 11% है यानी 1,772। तमिलनाडु में ये जो है 6.11% है, जो कि मौतें हुई है यहाँ पे 957
ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 630 है, जो कि 4% के करीबन है। ठीक है, मौतें जो है बेशक महाराष्ट्र में ज़्यादा हुई है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर किसी क्षेत्र में है तो वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जाने गई है। दिल्ली में जो है हर 10 लाख पर जो है 126 मौतें हुई है। ठीक है, जबकि वही आंकड़ा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में प्रति 10 लाख में जो है 58 मौतें हुई है। ठीक है, गुजरात की बात की जाए तो 26, तमिलनाडु में 13 और हरियाणा में 7। यहाँ राजस्थान की बात की जाए तो ये 5 है। 10 लाख पे 5 की मृत्यु हो रही है। ठीक है, प्रति 10 लाख सामान्य जनता में 5 मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे अगली खबर है, मरीज 1 करोड़ को पार कर गए हैं। कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव मरीज जो है इस समय पूरे विश्व में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। अब औसतन विश्व में 1.49 लाख मरीज मिल रहे हैं रोज। ठीक है, अप्रैल में ये जो था 1 लाख मरीज मिल रहा था। अप्रैल का आंकड़ा जो है दुनिया में कोरोना मरीज 1 करोड़ और मौतों का आंकड़ा जो है 5 लाख को पार हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 महीने में रोज होने वाली मौतों की रफ्तार लगभग थम चुकी है। हालांकि रोज मिलने वाले मरीज 50% तक बढ़ चुके हैं। मसलन अब रोज औसतन 1.5 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि मौतों का औसतन 4600 बनी हुई है। यह औसतन पिछले महीने 4800 की थी और अप्रैल में यह 6800 तक पहुंच गई थी। तब रोज़ 1 लाख मरीज मिल रहे थे। ठीक है ना, अगली खबर देख लेते हैं आगे क्या है। आगे अभी तक यूरोप में सबसे ज़्यादा जाने गई, लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका में जाएगी, क्योंकि यूरोप के 42 देशों में से 35 सक्रिय मरीज बढ़ने की दर जो है अब 0% पर आ गई है, जबकि अमेरिका और ब्राज़ील में ये सक्रिय मरीज 4% की दर से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 23 लाख सक्रिय मरीज हैं, जबकि यूरोप में अब सिर्फ 9 लाख सक्रिय मरीज हैं। ब्रिटेन और स्पेन ने ठीक हुए मरीजों की संख्या नहीं बताई, लेकिन इस लिहाज से यूरोप में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 5 लाख से भी कम हो सकती है। अमेरिकी देशों में मृत्यु दर 5% है। इस हिसाब से 23 लाख सक्रिय मरीजों में से 1.15 लाख मरीजों की मौत हो सकती है। अगली खबर है, नेपाल ने पहली बार भारत की सीमा पर सेना लगाई। क्वारंटाइन सेंटर में सैनिक। भारत के इलाकों पर कब्जा कर नेपाली झंडे लगाए। बिहार से जाने पर बंदिशें। ठीक है, इसमें जो विशेष है, नेपाल ने एक नदी का बहाव रोक लिया है। ठीक है, नदी का पानी रोका, बांधों की मरम्मत भी नहीं करने दे रहा। नेपाल ने एक नदी का बहाव रोक लिया ताकि इसके पास स्थित SSB कैंप को पानी न मिले। इस महीने की शुरुआत में वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी घाट के पास बांध मरम्मत का नेपाल ने विरोध किया। पूर्वी चंपारण में भी एक बांध मरम्मत के काम नेपाल ने रोक दिया। सीतामढ़ी में भी चेतावनी तनातनी है। ठीक है, इधर चीन से निपटने के लिए भारत का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात। चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों के साथ बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए भारत ने भी जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के उन्नत त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दिया है। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है, दिल्ली 10,000 बेड वाला सबसे बड़ा कोविड सेंटर। नई दिल्ली में 10,000 बिस्तर वाला देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर देखभाल केंद्र शुरू हो गया है। अभी 2,000 बिस्तरों के साथ शुरुआत हुई है। भारत तिब्बत पुलिस, सीमा पुलिस, ITBP के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मी इस केंद्र की व्यवस्थाएं संभालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इस क्षेत्र केंद्र का दौरा कर इंतजामों का जायजा लिया। नेक्स्ट खबर है, 2 बार पेश नहीं हुए तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने घर पहुंची ED मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ की। स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामला देख लेते हैं इसे। गुजरात की फार्मा फर्म स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी पटेल से इस मामले में पूछताछ करने प्रवर्तन निदेशालय ED टीम रविवार की
को दिल्ली से उनके आवास पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि 3 सदस्यीय टीम ने पटेल से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। पटेल से संदेशरा बंधुओं के साथ उनके संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए। इससे पहले पटेल को पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया गया, पर कोरोना के चलते पर वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही रहने की एडवाइजरी का पालन करने के लिए उन्होंने ईडी के दफ्तर आने से मना कर दिया। बाद में ईडी ने पटेल की सहमति पर उनके आवास पर जाकर पूछताछ करना तय किया। बता दें कि 5700 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में संदेशरा भाइयों के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में एक केस दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्टर्लिन बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामला। इससे संबंधित जो है वो कांग्रेस के नेता हैं अहमद पटेल, और 5700 करोड़ रुपए का ये बैंक धोखाधड़ी का मामला जो कि संदेशरा भाइयों के खिलाफ सीबीआई ने जो है इसके लिए 2017 में केस दर्ज किया था। ठीक है, नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। ट्रंप का चुनावी फैसला 60,000 भारतीयों पर होगा सीधा असर, लेकिन यूएस कंपनियां ज़्यादा परेशान हैं। H-1B वीज़ा पर रोक लगी। हाल ही में आए चुनावी सर्वे में अपने प्रतिद्वंदी से पीछे चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब वीज़ा पर रोक लगाकर अमेरिकी युवाओं को आकृष्ट करना चाहते हैं। क्या है ये H-1B वीज़ा, देख लेते हैं, और क्या है इसकी योग्यता। यह अधिकतम 6 साल के लिए जारी किया जाता है। इसको पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे कर्मचारी को ग्रेजुएट होने के साथ साथ उसकी किसी एक क्षेत्र में स्पेशलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसे पाने वाले कर्मचारी का सालाना वेतन कम से कम $40,000 यानी 30 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। ये वीज़ा अमेरिका में बसने की राह को भी आसान करता है। और इसके अलावा कौन कौन से वीज़ा हैं उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। H-1B वीज़ा के अलावा और किन वीज़ा पर भी रोक लगाई। L-1 वीज़ा है, यह उन कुशल विदेशी कामगारों और मैनेजर रैंक के लोगों के लिए होता है जिनका अमेरिका में ही किसी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। H-2 वीज़ा क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से कम से समय के लिए लाए जाने वाले सीजनल वर्कर्स के लिए यह वीज़ा जारी होता है। H-4 वीज़ा H-1B वीज़ा धारक के जीवन साथी तथा उनके 21 साल से कम उम्र के बच्चों को यह वीज़ा मिलता है, जो उनके अमेरिका में रहने के आधार बनता है। तो ये जो है सपोर्टिव वीज़ा है। H-4 वीज़ा जो सपोर्टिव वीज़ा है H-1 वीज़ा धारकों के जीवन साथी और उनके बच्चों के लिए। J-1 वीज़ा, यह सांस्कृतिक और शिक्षा के एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने वीज़ा के लिए बात करी। ट्रंप जो है इस समय भारतीयों के लिए और जो भी बाहर से आने वाले जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनको जो है इस वीज़ा पर रोक लगाई है। ठीक है ना, और ये जो है 31 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा है। ठीक है, अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीज़ा जारी करता है। इनमें से लगभग 70% यानी करीब 60,000 वीज़ा भारतीय पेशेवर हासिल करने में सफल रहते हैं। इस फैसले का अमेरिका की टेक इंडस्ट्री द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के अनुसार इससे इनोवेशन में मुश्किल आएंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उभरने में और वक्त लगेगा। ट्रंप ने यह रोक अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले विशेष अधिकार के तहत लगाई है। उन्होंने अपने फैसले पर वजह कोरोना वायरस के साथ फैली बेरोजगारी को बताया है, ताकि इससे जो है देश के ही बेरोजगार लोगों को जो है रोजगार मिलने में सुविधा हो। अगली खबर देख लेते हैं। ये हम देख चुके हैं H-1 वीज़ा और बाकी अन्य वीज़ाओं के बारे में। अयाज मेनन की कलम से। ठीक है, खेलों की शुरुआत तो हुई पर परिस्थितियां सामान्य नहीं। दुनिया भर में स्पोर्ट्स की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बड़ा है। नोवाक जोकोविच ने चैरिटी टूर्नामेंट के आयोजन से यह साफ हो गया है कि दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी ने कई लोगों से मिले सुझाव के खिलाफ जाकर एड्रिया टेनिस टूर का आयोजन कराया था। टूर्नामेंट के दौरान ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि ला लीगा और प्रीमियर लीग जैसे इवेंट भी शुरू हो चुके हैं। एड्रिया टूर के लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिला, खिलाड़ी फैंस के पास जाकर मिल रहे थे, इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ा। मैच के अलावा पार्टियां भी हुई। टूर उस समय विवाद में आ गया जब दिमित्रोव पॉजिटिव आए। इसके बाद कोरिक ट्रोएस्की जोकोविच उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आई। कुछ ही दिनों के बाद एंड्रिया टूर के डायरेक्टर गोरान इवानोसेविच के संक्रमित होने के बाद टूर्नामेंट पर सवाल उठने लगे। ठीक है, जोवाक ने माफ़ी मांगी है, बताया कि सभी जरूरी एहतियात बरते गए थे। ठीक है, इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले पाकिस्तान टीम के 4 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। जानलेवा वायरस
कि एक छोटी सी गलती, जानलेवा वायरस कोरोना जो है एक छोटी सी गलती का इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगली खबर है स्पोर्ट्स ब्रीफ। पीसीबी ने खिलाड़ियों का फिर कोरोना टेस्ट कराया, 10 में से 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आए। लाहौर की खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों का फिर से कोरोना टेस्ट करवाया। पहले राउंड में पॉजिटिव आए 10 खिलाड़ियों में से 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन खिलाड़ियों का फिर से टेस्ट होगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भेजा जाएगा। कासिफ उर्फ हैदर अली और इमरान पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी जो है इस समय पॉजिटिव आए हैं। 20 खिलाड़ी जो रविवार को रवाना होंगे। फुटबॉल सीरी ए में यूवेंटस ने लीस को 4-0 से हराया। रोनाल्डो ने पेनल्टी से किया गोल। ठीक है, तुरिन की खबर है ये। इटालियन लीग सीरी ए में यूवेंटस ने लीग को 4-1 से हराकर 22वीं जीत दर्ज की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 62वें मिनट में पेनल्टी से गोल किया। ठीक है, उनके अलावा डायबाला ने 53वें, हिंगुएन ने 83वें, लिट ने 85वें मिनट में गोल किया। ठीक है, तो ये जो है खास खबर थी। इसके बाद भास्कर एक्सक्लूसिव की खेल मंत्रालय और साई ने 15 से अधिक फेडरेशन से खेल की वापसी को लेकर चर्चा की। देश में अगस्त से पहले शुरू नहीं होंगे खेल, अधिकांश फेडरेशन उनके बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल कैंप आयोजित होंगे। ठीक है, केस लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए अभी खेल शुरू नहीं होंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय की वापसी को लेकर काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए नेशनल फेडरेशन सुझाव मांगे जा रहे हैं, प्रस्ताव भी बुलाए जा रहे हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं, खेल सचिव रवि मित्तल हैं, डीजी साई संदीप प्रधान खेल लगातार फेडरेशन के सचिव हैं और अध्यक्षों के साथ बैठकर जो है बैठक की जा रही है। शूटिंग 16 जुलाई को फेडरेशन की बैठक में तय करेंगे। ठीक है, नेशनल राइफल एसोसिएशन के सचिव हैं राजीव भाटिया। बिलियर्ड्स स्नूकर एसी चलाने की अनुमति चाहिए। बिलियर्ड्स स्नूकर के संघ के सचिव हैं सुनील बजाज। जूडो संघ के सचिव मनमोहन जायसवाल हैं। कुश्ती फेडरेशन के संयुक्त सचिव विनोद तोमर हैं और वुशु महिला पुरुष के वुशु संघ के सचिव सोहेल अहमद है। कयाकिंग कैनोइंग के संघ के सचिव जो है प्रशांत कुशवाहा है। वहीं जो तीरंदाजी संघ के सचिव प्रमोद चांदूरकर है। ठीक है ना, तो ये इसमें जो है करंट की अभी इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट खबर है आयरलैंड माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बने। 63 मुकाबले में 94 वोट हासिल हुआ है इनको। डबलिन फियाना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन जो कि 59 वर्ष के हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। संसद में एक विशेष बैठक में उनका चुनाव किया गया। मार्टिन को 63 वोटों के मुकाबले 93 वोट मिले। ठीक है, तो ये दोस्तों ये अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है कोरोना महाराष्ट्र में मौतें 7000 को पार हुई है और तमिलनाडु में 3713 नए मरीज मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है राज्यों के नाम है, कुल पॉजिटिव संक्रमित लोगों के नाम है, नए केसेस, मौत और ठीक हुए लोगों की डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं स्टेट वाइज कुछ जो मुख्य हैं टॉप के जो हैं उनके नाम है। सीमा सील होने से, नेक्स्ट खबर, सीमा सील होने से नेपाल में नमक 100 रुपये और सरसों का तेल 250 रुपये किलो तक पहुंचा। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे सीमावर्ती गांव में नेपाली झंडा इस फोटो में दिखाया गया है जो कि नेपाल ने यहाँ पर कब्जा जमाया है। ठीक है, अगली खबर है पाकिस्तान की। करतारपुर पर पाकिस्तान की चली चालबाजी, भारत ने जताया आपत्ति। देख लेते इसकी खबर विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को ट्वीट में कहा कि 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। हम चाहते हैं कि इस दिन करतारपुर कॉरिडोर खुल जाए, इसके लिए हम भारत से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विश्व भर में धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान ने भी सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुरा साहिब गलियारा फिर से खोलने के लिए ज़रूरी प्रबंध किए हैं। इनकी जानकारी भारत को दे दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारी जो मुख्य खबरें हैं इतनी ही हैं और आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारा वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें पता चले आपको किस तरह का और सुझाव है आपका। तो आपके सुझावों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नमस्कार।